पश्चिम में स्त्रियों और विशेषकर बच्चियों के प्रति उनके रुख को उजागर करता है। इन फाइलों में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे बीभत्स काम में झोंक दिए जाने की कहानी दर्ज है। जेफरी एप्स्टीन ने कैसे इतना बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बना लिया? क्या अमेरिका की पुलिस को खबर नहीं थी? मजेदार बात यह है कि स्वयं गड़बड़ झाले के आरोपी की कंपनी अमीर लोगों और पैसे वाली कंपनियों के धोखे से डूबे हुए पैसों को वापस दिलवाने का काम करती थी। एप्स्टीन ने अपना एक आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाद में उसे एप्स्टीन आइलैंड या पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। तो फिर उसकी प्रतिबद्धता को एप्स्टीन फाइल्स जैसे गंभीर और बीभत्स मामले में लकवा क्यों मार जाता है? किंतु यह कैसा समाज है जो कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन क्रिया करने में आनंद प्राप्त करता है? एप्स्टीन फाइल्स के मामले से इतना तो तय है कि हम इतने भी गिरे नहीं हैं कि पश्चिम के समाज और संस्कृति के पिछलग्गू बने रहें। नमस्ते। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध और तेल गैस की चर्चा के बीच आप एक नाम शायद भूल गए होंगे, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसने कानून, सत्ता और नैतिकता तीनों को ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि इन्हें अपनी ठोकर में लाकर रख दिया। 2019 में एक नाम अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आया, जेफरी एप्स्टीन। किंतु उसकी मौत के लगभग 6 वर्ष बाद सामने आई एप्स्टीन फाइल्स ने इस कहानी को और भी गहरा और रहस्यमय बना दिया। सनातन की दृष्टि से देखें तो यह मात्र नामी गिरामी लोगों की काली करतूतों का ही चिट्ठा नहीं है, बल्कि यह मामला हमारे सामने पश्चिम में स्त्रियों और विशेषकर बच्चियों के प्रति उनके रुख को उजागर करता है। आखिर यह कैसी संस्कृति है जहां कम उम्र की बच्चियों को पैसे, पद और प्रतिष्ठा के शिखर पर बैठे लोगों की यौनिकता की कभी न तृप्त होने वाली भूख को शांत करने के लिए एक सेक्स टॉय की तरह प्रयोग होता है और कई बार उन्हें कथित तौर पर मार भी दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल्स लगभग 30 से 35 लाख फाइल्स का एक जखीरा है, जिसकी लगभग हर एक कहानी में किसी बच्ची या किसी युवती के रोने की आवाज़ आएगी। इन फाइलों में नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे बीभत्स काम में झोंक दिए जाने की कहानी दर्ज है। न्याय विभाग के 2025 के एक ज्ञापन के अनुसार अमेरिकी FBI को इस मामले में कुल मिलाकर 300 गीगाबाइट से अधिक डेटा और भौतिक साक्ष्य मिले हैं। जेफरी एप्स्टीन ने कैसे इतना बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बना लिया? क्या अमेरिका की पुलिस को खबर नहीं थी? या फिर वही हुआ जैसा होता है, पुलिस ने देखकर भी अनदेखा कर दिया क्योंकि बड़े बड़े लोग शामिल थे? उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले शुरू से शुरू करते हैं। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ एक मध्यम वर्ग परिवार में। उसके पिता माली थे और उनकी माता एक गृहिणी। एप्स्टीन का एक छोटा भाई भी था। एप्स्टीन पढ़ने में होशियार था, विशेषकर गणित में। एप्स्टीन की शुरुआती पढ़ाई उसके नज़दीकी स्कूल में हुई, लेकिन 1974 में वह बिना अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी किए उसने कॉलेज छोड़ दिया। 21 की उम्र में वह डाल्टन स्कूल में एक अध्यापक के रूप में पढ़ाने लगा। डाल्टन स्कूल एक बहुत जाना माना और प्रसिद्ध स्कूल था जहां पर समृद्ध और सफल लोगों जैसे कि अभिनेता या बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते थे। क्या यह अजीब नहीं कि एक व्यक्ति जिसने कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं की हो वह एक अध्यापक बन जाता है? हमारे यहाँ तो प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाने के लिए शिक्षक को कम से कम डिप्लोमा और सीटेट पास करना पड़ता है। बहरहाल, एप्स्टीन ने बहुत जल्दी ही बच्चों के बीच में और स्कूल में अपनी जगह बना ली। कई बच्चे एप्स्टीन को करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मानते थे, किंतु द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कुछ बच्चों ने बताया कि एप्स्टीन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता था। 2 वर्षों के भीतर उसे स्कूल से निकाल दिया गया, कारण अध्यापन में कमी और असंतोषजनक कार्य। उसके बाद जो हुआ उससे पता चलता है कि एप्स्टीन के डाल्टन स्कूल में टीचर का काम करने के पीछे असली उद्देश्य क्या था। स्कूल से निकाले जाने के बाद एप्स्टीन ने बियर स्टर्न्स नाम की एक कंपनी में काम पकड़ा। इसके मालिक एलन ग्रीनबर्ग थे। एप्स्टीन से इसका परिचय डाल्टन में पढ़ रही ग्रीनबर्ग की बेटी ने करवाया था। बहुत जल्दी ही एप्स्टीन ने उस कंपनी में लिमिटेड पार्टनर का पद हासिल कर लिया
कुछ समय बाद एप्स्टीन पर धोखाधड़ी और झूठ बोलने के आरोप लगे। ब्रिटानिका के अनुसार एप्स्टीन पर उसकी क्वालिफिकेशन और रिज्यूमे में झूठ बोलने के आरोप लगे और साथ ही साथ अपनी कंपनी के पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए महंगे जेवर खरीदने के भी आरोप लगे। 1981 में कंपनी में कुछ आंतरिक गड़बड़ी के कारण एक जांच की गई, जिसमें एप्स्टीन को कुछ नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया। एप्स्टीन को निलंबित कर दिया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि एप्स्टीन ने कभी भी आरोप स्वीकार नहीं किए। 1981 में एप्स्टीन ने एक कंपनी शुरू की। मजेदार बात यह है कि स्वयं गड़बड़ झाले के आरोपी की कंपनी अमीर लोगों और पैसे वाली कंपनियों के धोखे से डूबे हुए पैसों को वापस दिलवाने का काम करती थी। महज 3 वर्षों में वह एक मिलियनियर हो गया। जाहिर है इस दौरान एप्स्टीन ने अपनी जान पहचान प्रभावशाली और ताकतवर लोगों से बढ़ाई। अब एक बार पैसा आ गया तो उसके बाद कौन पूछता है। धीरे धीरे एप्स्टीन बड़ी बड़ी एकेडमी और संगठन का सदस्य बन गया, जैसे द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट। बंदा कलाकार तो था ही। 1988 में एप्स्टीन ने अपनी एक और कंपनी जे एप्स्टीन एंड कंपनी खोली। यह कंपनी मनी मैनेजमेंट यानी कि धन प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराती थी। एप्स्टीन ये सुविधा ज़्यादातर उन लोगों को देता था जिनकी नेटवर्थ ही 1 बिलियन से अधिक थी, मतलब उसके नीचे तो बात करनी ही नहीं। एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए लेस्ली एच वेक्सनर। एप्स्टीन ने इनके धन का ऐसा प्रबंधन किया कि वह उसी का हो गया। उनके पैसे पर एप्स्टीन ने पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर लिया और अमीरों में अमीर बन गया। साथ ही वेक्सनर से नज़दीकी बढ़ने के बाद एप्स्टीन कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सदस्य बन गया, जैसे द ट्राइलैटरल कमीशन, द काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन आदि आदि। 1990 के दशक में एप्स्टीन ने अपना एक आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाद में उसे एप्स्टीन आइलैंड या पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। वहीं से वह अपने सारे धंधे संभालने लगा और साथ ही साथ उसने और भी आइलैंड खरीद लिए थे। इसी दौरान एप्स्टीन ने धनी, प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया और उन्हें मजबूत बनाया। उसकी लिस्ट में कुछ नाम थे माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन डरशोविट्स, लैरी समर्स, MIT के प्रोफेसर नोआम चॉम्स्की और यहाँ तक कि ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य। हालांकि माइकल जैक्सन के बारे में कई लोगों का कहना है कि उसने एप्स्टीन की दुनिया की बीभत्सता को उजागर करने का प्रयास किया था अपने गानों के जरिए। फिर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पश्चिम का हुज हू एप्स्टीन को जानता था और उस पैसा, विश्व के कुछ चुनिंदा रसूखदार लोगों से संपर्क और प्राइवेट आइलैंड, कुल मिलाकर शराब और शबाब का जुगाड़ पूर्णतः असंभव था। 1996 में सबसे पहले एप्स्टीन और उसकी साथी गिलेन मैक्सवेल पर यौन शोषण के आरोप लगे। एक युवती मारिया फार्मर ने यह आरोप लगाया था कि एप्स्टीन और उसकी साथी गिलेन ने उसकी बहन एनी फार्मर का शोषण किया है और उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ली हैं। इसके बाद 2005 में 14 वर्ष की एक बच्ची ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उसके साथ अपने पाम बीच वाले बंगले पर मसाज की आड़ में छेड़छाड़ किया। उसके बाद और भी बहुत सारी नाबालिग बच्चियों ने शोषण के आरोप लगाए, यह कहते हुए कि यह छेड़छाड़ मसाज के नाम पर किया गया। 2006 में पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ नाबालिग लड़कियों से संबंधित अवैध यौन संबंध और वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने के कई मामलों की रिपोर्ट दर्ज की। पाम बीच पुलिस के मुख्य अधिकारी बैरी क्रिश्चियर ने यह केस ग्रैंड जूरी को सौंप दिया। यह पहली बार हुआ था, अप्रत्याशित था, यानी अनएक्सपेक्टेड। सामान्य तौर पर यूएस की पुलिस सेक्स से जुड़े अपराधों में सीधे तौर पर कार्रवाई करती है सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर। ग्रैंड जूरी के पास आमतौर पर हत्या के मामले जाते हैं, ना कि यौन अपराधों से जुड़े अपराध। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से यह कहा कि बैरी क्रिश्चियर नहीं चाहते थे कि पाम बीच पुलिस एक हाई प्रोफाइल केस में सम्मिलित हो। ग्रैंड जूरी ने जुलाई 2006 में एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का दोषी पाया। उसके बाद FBI इस मामले में शामिल हुई और एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू हुई। इस जांच के तहत जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। बैरी क्रिश्चियर को एप्स्टीन को कथित रूप से विशेष रियायत देने के कारण जनता की कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जुलाई 2007 में एप्स्टीन के वकील ने फ्लोरिडा के तत्कालीन अटॉर्नी एलेक्जेंडर एकोस्टा के साथ समझौता करने का प्रयास किया।
एलेक्जेंडर एकोस्टा, जो बाद में 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में श्रम मंत्री बने, ने यह कहा कि यदि एप्स्टीन अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है और जेल की सजा के लिए सहमत होता है, अपने सारे अपराधों को मानकर पीड़ितों को मुआवजा देता है, तो इसके खिलाफ जांच रोक दी जाएगी। इस समझौते की कड़ी आलोचना की गई क्योंकि इस समझौते को पीड़ितों से गुप्त रखा गया। 2008 में एप्स्टीन ने वेश्यावृत्ति में बालिग और नाबालिग लड़कियों को धकेलने के अपराध को न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया। क्योंकि वह एक प्रभावशाली समृद्ध आदमी था, इसलिए उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई और इस सजा के दौरान वह जेल से 12 घंटे बाहर रह सकता था, अपने सारे बिजनेस संभाल सकता था, अपने ऑफिस जा सकता था। जेल में भी उसे बहुत कम सुरक्षा के साथ रखा जाता था। एप्स्टीन लगभग 13 महीने की सजा के बाद जेल से बाहर आ गया। मतलब न्याय व्यवस्था कुल मिलाकर उसकी जेब में थी। एप्स्टीन के जेल से बाहर आने के बाद भी अलग अलग लड़कियों ने उस पर यौन उत्पीड़न और यौन तस्करी के आरोप लगाना जारी रखा। इसमें सबसे प्रसिद्ध मामला था वर्जीनिया रॉबर्ट जूफ्री का, जिसने यह आरोप लगाया कि जब वह मात्र 17 वर्ष की थी तब एप्स्टीन ने उसका शोषण किया था और बाद में यौन तस्करी में उसे धकेल दिया। उसने यह बताया कि वह एप्स्टीन के साथ अलग अलग देशों में जाती थी और बहुत बड़े और जाने माने लोगों से उसे मिलवाया जाता था। उसने यह भी बताया था कि प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जो ब्रिटिश शाही परिवार से संबंध रखते हैं, के साथ भी उसके यौन संबंध रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त और भी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उसके संबंध थे, ऐसा वर्जीनिया का आरोप था। अमेरिका में यह मुद्दा सनसनी बन चुका था क्योंकि बहुत सारे बड़े और प्रभावशाली लोगों का नाम जोड़ा जा रहा था। 2019 में एप्स्टीन के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया। 6 जुलाई 2019 को टेटेरबोरो हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर नाबालिगों और युवतियों को यौन तस्करी में धकेलने के आरोप लगाए गए। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या कर ली। एप्स्टीन की मौत भी एक विवाद और रहस्य बन गई। पहले तो यह कहा गया कि एप्स्टीन ने आत्महत्या की है, लेकिन बाद में अलग अलग स्रोतों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए, जैसे एप्स्टीन के जेल के कमरे के बाहर रात में किसी संदिग्ध चीज़ को देखा गया, या ये कि उसके पास कोई रस्सी या फांसी का फंदा नहीं मिला, आदि आदि। एक प्रकार से देखा जाए तो एप्स्टीन का मामला चौंकाने वाला है भी और नहीं भी। विश्व के विभिन्न देशों में, विशेषकर पश्चिम के विकसित देशों में, उच्च पदस्थ लोगों और धनाढ्य वर्ग के ऊपर यौन अव्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगते रहे हैं और इनमें से अधिकतर मात्र एक सनसनी बनकर रह गए, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का मोनिका लेविंस्की मामला या ब्रिटेन में पामेला बोर्डेस का मामला। आमतौर पर वही होता है, किसी ने तिकड़म आदि करके ऊंचे लोगों में अपनी पहुंच बनाई, फिर युवतियों या कम उम्र की बच्चियों का प्रयोग किया और अपने प्रभाव को बढ़ाया। फिर जब मामला सबके सामने आ गया तो कुल मिलाकर लीपापोती कर दी गई। किसी एक व्यक्ति को उस कांड का विलेन बना दिया जाता है, या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, या उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है, या वह लाइमलाइट से बाहर एक गुमनाम जिंदगी जीता है या जीती है। किंतु सनातनियों के लिए एक और भी बड़ा प्रश्न है, सभ्यतागत प्रश्न, अ सिविलाइजेशनल क्वेश्चन। यह वही अमेरिका है, यह वही पश्चिम है जो ना जाने कितने समय से खुद को एक सभ्य समाज के रूप में प्रस्तुत करता रहता है और जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का पैरोकार है। पश्चिम का समाज अक्सर यह दावा करता है कि वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो फिर उसकी प्रतिबद्धता को एप्स्टीन फाइल्स जैसे गंभीर और बीभत्स मामले में लकवा क्यों मार जाता है? सत्ता में बैठे लोग अपने प्रभाव के बल पर छूट जाते हैं या फिर भी समझ में आता है, किंतु यह कैसा समाज है जो कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन क्रिया करने में आनंद प्राप्त करता है? जहां एक और हाई प्रोफाइल एप्स्टीन फाइल्स है तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड का ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल है, जहां मध्यम निम्न मध्यम वर्ग की बच्चियों को उनके घरों के आसपास ही वर्षों तक यौन शोषण किया गया और समाज पूरी तरह चुप रहा। इंटरनेट पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े अनेक तथ्य और उसकी आड़ में होने वाले राजनीतिक कुकृत्यों की और भी जानकारी उपलब्ध है, किंतु हमारा ध्यान एक बात पर अवश्य जाना चाहिए। ऐसी सड़ी हुई सोच रखने वाला समाज कम से कम सनातन समाज को तो रास्ता नहीं दिखा सकता। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और वस्तुतः उनमें से अधिकतर पश्चिम से ही हम तक आई हैं।
और उन्हें दूर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किंतु उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सनातन के भीतर ही, हमारे शास्त्रों पुराणों के भीतर ही, हमारे अपने सामाजिक अनुभव के आधार पर ही निदान खोजने होंगे। एप्स्टीन फाइल्स के मामले से इतना तो तय है कि हम इतने भी गिरे नहीं हैं कि पश्चिम के समाज और संस्कृति के पिछलग्गू बने रहें। तो क्या उनके पीछे भागना छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? नमस्ते।